एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये कब आया हुआ है? ये 2009 का पेपर है, जब उस टाइम पेपर 3 पेपर पैटर्न में चलते थे। यानी कि पेपर 1 होता था जो जनरल पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 होते थे। ये इस टाइम पेपर 2 और 3 जो मर्ज करके सिर्फ पेपर 2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले पेपर 1 और पेपर 2 और 3 सब्जेक्ट वाले होते थे और पेपर 1 जनरल। ये उस टाइम का पेपर है, 2009 का पेपर है। कब का पेपर है? 2009, जबकि पेन पेपर वाला सिस्टम था, सीबीटी नहीं था, तब का ये पेपर है। आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा होगा इस पेपर को करने से। ये आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड करके और खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जहाँ पे जरूरत होगी। तब के टाइम में 60 नंबर होते थे, 60 क्वेश्चंस होते थे तब, और 50 क्वेश्चंस करने होते थे। 10 ऑप्शनल होते थे। 10 में से मतलब आप चाहे तो 30 to 40 छोड़ सकते हो, या कोई सा भी जो आपको डिफिकल्ट लगता है तब आप छोड़ सकते थे। लेकिन अभी क्या, अभी सारे अटेम्प्ट करने, उस टाइम 60 में से 10 अटेम्प्ट नहीं करने होते थे। इसलिए आप इस पे ध्यान ज्यादा ना दे के क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन का पैटर्न जो है सिर्फ जनरल नॉलेज वाला जो अपडेशन हुई है उसी में वही बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो आप ध्यान से समझते हुए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शंस एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल। वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका अपना खुद का एजुकेशनल चैनल है? तो उसका नाम है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका खुद का अपना चैनल है। ये तब का है, ध्यान रहे, 2009 का। अभी के टाइम में यूट्यूब है, यानी मूक इंट्रोड्यूस हो चुका है। 2015 के बाद मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ये तब का है जब इतना ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज नहीं होता था, तब का पेपर है ये। Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching? देखो क्वेश्चन भी कैसा कह रहा है, दिस टाइम मतलब 2009 के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? तो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, कंटेंट मास्टरी। तो कंटेंट मास्टरी तो होगा ही, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड भी होगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी होगा। तो 3 और 4 इसका सही आंसर है। हु इज साइन द MOU ऑफ एक्रीडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया? तो टीचर एक्रीडेशन का जो टीचर एक्रीडेशन जो होता है, MOU जो साइन होता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, वो किसके द्वारा होता है? तो NCTE के द्वारा होता है और NAC के द्वारा होता है। NCTE और NAC, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में भी है ये, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The primary duty of teacher is to, the primary duty of teacher is to, primary duty क्या होती है टीचर की? rise the intellectual standard of student, improve the physical standard of the student, help all round development of the student। primary duty क्या होती है बच्चे टीचर की? एक हेल्प करना ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, किसके? स्टूडेंट के। माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होती है? तो माइक्रो टीचिंग इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग कब करवाई जाती है? टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन टीचर? टीचर में एक स्टूडेंट कौन सी क्वालिटी को लाइक करता है, बहुत ज्यादा लाइक करता है? तो टीचर में कौन सी क्वालिटी को एक बच्चा बहुत ज्यादा लाइक करता है? क्या उसके डिसिप्लिन को लाइक करेगा, एंटरटेनिंग को लाइक करेगा, या उसके आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को लाइक करेगा? तो नहीं, उसके कंपैरिजंस को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं बच्चे। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस के बारे में ये रिसर्च से क्वेश्चन आ गया। A null hypothesis is when there is no difference between the variables। null hypothesis क्या होता है? कोई variables में difference नहीं होता, as it is होगा, तो ये null hypothesis होता है। जब वेरिएबल में डिफरेंसेस हो जाता है तो कौन सा हाइपोथेसिस होता है? तब होता है अल्टरनेटिव। रिसर्च, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
A research which is exploring new facts through the study of the past is called. A research which is exploring new fact through the study of the past is called. पास्ट को देखते हुए आप नए फैक्ट को इन रिसर्च में फाइंड कर रहे हो, तो उसको कौन सा रिसर्च करते हैं? बात आ गई यहाँ पे किस पे? पास्ट पे। तो पास्ट आ गया तो क्या हो गया? हिस्टोरिकल हो गया। क्या हो गया? हिस्टोरिकल। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च कब किया जाता है या एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? तो आई होप कि एक्शन रिसर्च तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। वेट अ मिनट। यस, एक्शन रिसर्च क्या होता है या एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। अगर हम किसी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं, इमीडिएट सॉल्व करते हैं, तो कौन से रिसर्च में जाएगा? वो जाएगा एक्शन रिसर्च में। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द प्रोसेस नॉट नीडेड। ध्यान देना यहाँ पे नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, तो मैनिपुलेशन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सेम क्वेश्चन नीचे आ गया। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव। मैनिपुलेशन किसका पार्ट होता है? ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। Manipulation is always a part of descriptive research. Which correlation coefficient best explain the relationship between creativity and the intelligence? कौन सा coefficient research होता है जो best which correlation coefficient best explain? यहाँ पे बहुत सारे coefficient correlation है, कौन सा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बताएगा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में? फटाफट बताओ। तो कभी भी जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के आसपास हो, वो बेस्ट होता है 1। सही ऑप्शन क्या है? 1। हिंदी में भी हिंदी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम हिंदी में बहुत अच्छे से नहीं समझ के इंग्लिश के टर्म को समझ जाते हैं। इसीलिए अब एक रद्द परिकल्पना है, अब नल हाइपोथेसिस को रद्द परिकल्पना कह रहा है। तो जब चलो के बीच में नहीं, जब चरो के बीच में, ये रह होना चाहिए, जब चरो के बीच में कोई भिन्नता ना हो इसका आंसर, तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। अब आ गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 13। मैंने फिर आपको बताना जरूरी समझा यहाँ पे कि जब भी हम ऐसे पैसेज को करें तो हम कहाँ से शुरू करें? हम पहले क्वेश्चन से शुरू करें, उसके बाद उससे रिलेटेड वर्ड कीवर्ड यहाँ पे ढूंढे और फिर हम उसको आंसर करें। सबसे पहले हम क्या करें? क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ने आए, ना कि हम अपना टाइम वेस्ट करें पैसेज को पढ़ के। विच हेडिंग इज मोर अप्रोप्रिएट इज टू असाइन टू द अबव पैसेज। यहाँ पे पैसेज है, इस पैसेज से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आप कौन सी हेडिंग आप असाइन करते हो? इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट करो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए। तो हम 14 पढ़ेंगे, 13 इसी के टाइम जब हम 14, 15, 16 कर लेंगे तब 13 अपने आप समझ में आ जाएगा। 14 क्या है? अ ट्रायल ऑफ पीके सहगल से शाह नवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन, सिंबोलिसिस ऑफ। तो इसको हम देखते हैं कहाँ है भाई ये लोग, कहीं इसमें इनका नाम आ रहा है? आप पढ़ के देखो फटाफट से। ये आया। मुझे अब आंसर इसका पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता चला कि क्या पूछ रहा है? ट्रायल ऑफ पीके सहगल इज डिलन सिंबोलिसिस ऑफ, किस चीज का सिंबल है ये? तो इनमें यहाँ पे किस चीज में सिंबल क्रिएट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो होगा, थ्रेट टू पर्सन फाइटिंग फॉर द फ्रीडम। ये वो पर्सन है जो यहाँ पे सिंबल, किस चीज का सिंबल है ये? फ्रीडम फाइटर्स के रूप में यहाँ पे इनको प्रेजेंट किया गया है। आईएनए स्टैंड फॉर, आईएनए स्टैंड फॉर, अब देखो आईएनए स्टैंड फॉर किस चीज के लिए आईएनए स्टैंड है? ये चीज आप लोगों के मेमोरी पे भी बेस्ड है। यहाँ पे आईएनए अबाउट द आईएनए स्पिरिट इंडियन आर्मी
And in journey of Punjab, governor reported that Lahore receptions for the released INA. INA किसके लिए ये इसका एक्रेडिटेशन क्या हो सकता है INA का? तो ऑप्शन नंबर इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन आर्मी यहाँ पे आपको दिख रहा है INA। INA विक्रांत सबको याद होगा। There has seldom been a matter which has attract to, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है? 13 to 18 करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा 13 क्वेश्चन अभी रह रहा है इसलिए। There has seldom been a matter which has attract too much Indian public interest, and it it is safe to say sympathy. The particular brands of sympathy cuts across common barrier, communal barriers, so whose sympathies to whom and against whom। अब यहाँ पे communal barrier को देखते हैं, कुछ कीवर्ड्स वहां से उठाते हैं और यहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। और इस कड़ी में हम पूरे पैसेज को पढ़ जाते हैं, और पूरे पैसेज को जब हम पढ़ जाते हैं तो हमें 13 का सेल्डम ये आया। देयर हैज सेल्डम बीन अ मैटर विच हैज अट्रैक्ट टू मच इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट इन इट इज सेफ टू से सिंपैथी। इट इज, देखो सेम सीधे सीधे वो उठा के दे रखा है। अब आंसर पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? अरे भाई इधर आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का सही आंसर क्या होगा? इंडियन सिंपैथी विद द पर्सन हु वेयर इज टू बी ट्रेल्ड। 17 क्या है? द मेजोरिटी ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ट्रायल आउटसाइड द रेड फोर्ट एंड क्रिटिसाइजिंग जिन्ना वेयर द, क्वेश्चन नंबर 17 का वेयर द मुस्लिम पढ़ोगे तो आपको द सिंपैथी ऑफ इंडियन सोल्जर इज यूनिफॉर्म विद द रिलीज INA प्रिजनर एट लाहौर इंडिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है ये देख लेते हैं। द सिंपैथी ऑफ इंडियन सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म विद द रिलीज INA प्रिजनर्स एट लाहौर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? लाहौर में जो उन्होंने कैदियों को छोड़ा। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फर्टर्निटी, इसका 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बात करते हैं कि 13 का आंसर इसमें से क्या हो सकता है। 13 का आंसर क्या हो सकता है? तो विच इज मोर appropriate is assigned to the above पैसेज। तो INA का नाम बार बार आ रहा है यहाँ पे, INA INA INA, तो इसका क्या हो सकता है? INA ट्रेल्स इसका सही पैसेज का सही हेडिंग हो सकता है, होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नहीं 18 तक तो हो गया। 19, द कंट्री विच हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द 2 लार्जेस्ट critical circulated newspaper in the world is, the country which has distinction of having the 2 largest circulated newspaper in the वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर सर्कुलेट होने वाला कौन सा कंट्री है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? जापान। द क्रोनोलॉजिकल और ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये अब नहीं, कम पूछे जाते हैं, मतलब नहीं ही देखा है मैंने 2018 के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। और आपने देखा होगा, अब जैसे प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाते होगे तो क्वेश्चन के पैटर्न में सिलेबस तो सेम ही रखा गया है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसके पैटर्न, इसके पूछने में, जैसे उस टाइम 3 पेपर थे तो उसकी जो टफनेस थी वो थोड़ी कम थी। देखो जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, और अब के पेपर में जैसे 2 ही पेपर है लेकिन मल्टीपल आंसर्स देने होते हैं आपको, कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं जाके। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते रहना है अगर पेपर को अच्छे नंबरों से, मतलब कट ऑफ को निकालना है तो। द chronological order of non-verbal communication is sign, symbol, codes and colors, ये होता है इसका
chronological order. Which of the following statement is not connected with the communication? communication के साथ इसमें से कौन सा नहीं कनेक्ट हो सकता है स्टेटमेंट? मीडियम इज द मैसेज, द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक cocoons, information is power, टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। अब इसमें से कौन सा कनेक्टेड नहीं है कम्युनिकेशन के साथ? टेलीपैथी इज द, क्या पूछ रहा है? टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी इज द टेक्नोलॉजिकल। टेलीपैथी क्या टेक्नोलॉजिकल है? तो ये इसका नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है किससे? कम्युनिकेशन से कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन, कब कम्युनिकेशन सर्कुलर हो जाता है? द डिकोडर बिकम एन एनकोडर, जब डिकोडर और एनकोडर दोनों, जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, एनकोडर डिकोडर बन जाता है, तो क्या होता है? वो हो जाता है सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई ये तो पुराना वाला पेपर है तो हमें नहीं करना है, बिल्कुल करना है। पैटर्न समझना है हमें, कॉन्सेप्ट समझना है। द साइट दैट प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई, देखो ये आ गया किस चीज का? ये आ गया उस टाइम के जो करंट अफेयर्स थे उससे आ गया, तो इसका सही ऑप्शन ट्रीटेड डी है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट आज के लिए नहीं है। असर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। रीजंस क्या? फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम इट इज डिजरेबल टू द यूज ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। अब रीजन इसका क्या है? यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट extensive coverage of the of course content। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? दोनों ही सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम इट इज डिजायरेबल टू द यूज ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन के हिसाब से उस टाइम प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी था। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द कोर्स कंटेंट। टेक्नोलॉजी को यूज करके कंटेंट, कोर्स कंटेंट को और बढ़ाया जा सकता है और अच्छे से सिखाया जा सकता है। दोनों ही इसका दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनवरी 125 वाज द संडे, व्हाट वाज द वीक लाइज ऑन जनवरी 2000, जनवरी 1 जनवरी 1996। तो हमें पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे संडे है, कोई लीप ईयर इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा, नेक्स्ट वाला डे आएगा वो क्या होगा? मंडे। कभी मान लो कि आज का डेट क्या, आज का डेट है 13 है और आज वेडनेसडे है, 13/9/2023 को वेडनेसडे है, तो अगले साल आज के दिन क्या हो, कौन सा डे होगा? तो अगले साल एक दिन बढ़ के होगा, यानी थर्सडे होगा। लीप ईयर में ये चीजें चेंज हो जाती है, लीप ईयर में ये चीज एक दिन बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में, अरे भाई हिंदी तो वही बात है ना, हिंदी वाले बच्चे इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी भी पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। एक दिन बढ़ा के किसी भी ईयर के अगले साल, मान लो आज आपका बर्थडे मंडे को आ रहा है, तो अगले साल आपका बर्थडे ट्यूसडे को आएगा। When an error of 1% is made in the length and breadth of the rectangle, the percentage error is, क्लास 5th का ये क्वेश्चन है, 5th या 6th का क्वेश्चन है। इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी, अगर 1% बढ़ा दिया जाता है, 1% की गलती हो जाती है लेंथ और ब्रेथ के एक रेक्टेंगल में। मान लो एक रेक्टेंगल है, इसमें 1% इधर से भी गलती हो जाती है, इधर से भी, द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, तो कितना परसेंटेज जो है एरिया का रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा? तो 2% का चेंजेस आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट नंबर इज द सीरीज इज 2, 5, 9, 19, 37 विल बी, अगला नंबर कौन सा हो सकता है सीरीज में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल पैटर्न है। क्या कह रहा है? 2, 5, 9, 19, 37। अब देखो 2 के बाद 5 है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 9 हो गया। फिर 9 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 19 हो गया। फिर क्या कह रहा है? 19 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 37 हो गया। तो अगला नंबर क्या होगा? 37
मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 इंटू 2 74 74 प्लस 1 कितना हो गया 75। तो इसका सही आंसर क्या होगा 75। नेक्स्ट देख लेते हैं देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन देन दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। मान लो 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हैं। अब उसमें कह रहा है कि देन दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन कितने तरीके से ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो बहुत ही सिंपल है। कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है सॉरी 10। ये इसका एक्सप्लेनेशन भाई ऊपर का है। अभी पेन टैब बहुत ही उससे अब तो खैर बहुत अच्छे से आ गया पेन टैब को यूज करना। 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स यानी कि दो ऑप्शन सब में है। तो 2 टू दी पावर 10 क्या होता है इसका आंसर क्या होगा 2 टू दी पावर 10 यानी कि 2 के पावर 10। तो कितने टाइप से हो सकते हैं 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 वेज यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट टर्म इसके फॉलोइंग जैसे कि मैंने जब भी क्वेश्चन पेपर में करवाती हूँ तो ये जरूर कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा। जैसे ही आपको सॉरी क्वेश्चन पेपर पहले नहीं मिलेगा आपको सीबीटी है तो अब आपको पहले ही आपके लिए एक पेन और पेज मिल जाते हैं जिसपे आप अपनी गुणा भागा उसमें आप करोगे तो उसमें सबसे पहले आप ABCDEFGHIJKL मतलब जेड तक लिख लो और उसके बाद उसकी नंबरिंग भी डाल दो। एक बार सीधे नंबर डालो एक बार अपोजिट नंबर डालो और उसके बाद उसको छोड़ दो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है DCXW फिर अगला है FEVU फिर क्या कह रहा है HGTHGTS। तो देखो क्या DEFE बीच में वो आ रहा है DEFF GH आ रहा है तो GH आ गया HHIJI क्या आएगा IJ होगा इसके आगे तो JI लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या JI के आगे कुछ और ऑप्शन देखने की जरूरत है। यहाँ पे JI के आगे कुछ और ऑप्शन देखने की आपको जरूरत लग रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि JI दूसरे और ऑप्शन में होता तो मैं देखती। मुझे नहीं लग रहा है इसलिए मैं आगे नहीं बता रही। आप आगे खुद समझदार हो। द थ्री इंडिविजुअल XYZ थर्ड हायर्ड अ कार। तीन बंदे हैं XYZ जिन्होंने एक कार को हायर किया ऑन द शेयरिंग बेसिस ऑफ पेड RS1040 मतलब 1040 रुपए में। दे यूज फॉर 7 8 11 आवर्स रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द चार्जेस पेड बाय वाई। तीन बंदे हैं एक्स है वाई है और जेड है। इन्होंने एक कार हायर किया। जिन्होंने एक्स ने 7 आवर के लिए हायर किया वाई ने 8 आवर के लिए हायर किया और जेड ने कितने आवर के लिए हायर किया 11 आवर के लिए हायर किया। अब कह रहा है कि इन सब ने शेयरिंग बेसिस एंड पेड सब ने इतने पेड किए 1040 पेड किए। तो इसमें से कह रहा है कि वाई का जो चार्ज है कितना लगेगा। वाई का जो चार्ज है उसका रेशियो क्योंकि 1040 सबने पेड किया। एक्स जो था 7 घंटे में उतर गया वाई जो था वो कितने घंटे में उतरा 8 घंटे में उतरा और जेड जो था वो 11 घंटे में उतरा। तो इसका जो वाई का चार्जेस बनता है वो कितना बनता है। तब हमें क्या करना है यहाँ पे अब हमें करना है एक्स को मान लो कि वो जो रुपीज है उसको आर से डिनोट कर रहे हैं तो एक्स का खर्च हुआ 7 आर 8 का खर्च हुआ वाई का खर्च हुआ 8 और 11 का खर्च हुआ कितना जेड का खर्च हुआ 11 आर यानी कि 7 आर प्लस 8 आर प्लस 11 आर इक्वल टू 1040। सबको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा
सबको ऐड कर लेते हैं तो 7 + 8 15, 15 + 11 26 R इक्वल टू 1040। अब R इक्वल टू कितना हो गया? R इक्वल टू 40 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। R इक्वल टू 40। अब जब आपको R पता चल गया तो 40 इंटू 8 कर देना है। क्या कर देना है? 40 Y के लिए क्या करना है? Y के लिए 40 इंटू 8 कर देना है। 40 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा? 8 जीरो जा 8, 8 जीरो जा 0 और 4 8 जा क्या होगा? 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। 320 वाई को पे करना है 30320। अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के 31 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपने कर लिया, दिमाग का ऑलरेडी बत्ती जल चुका होगा। इसको आप फिर से एक बार रिवाइज करना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें मुझे नहीं लगता आज के टाइम की अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। जो जनरल नॉलेज पे जो उस टाइम के जनरल नॉलेज नहीं, करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड था, वो आज शायद हमारे लिए इतना अच्छा यूजफुल ना हो। लेकिन जो मैथमेटिकल्स है, जो अल्फाबेटिकल्स, रीजनिंग है, ये सारी चीजें एज इट इज आज भी पूछे जाते हैं। थोड़े से इसके जो पैटर्न है, थोड़े जैसे बहुत सारे अब ऑप्शनल दे दिए हैं। एक क्वेश्चन के 3 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको गलत और सही छांटना है। तो ये चीजें हमारी प्रैक्टिस अगर होती है, हमारे कॉन्सेप्ट, जब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, तो हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम भी है और मेहनत करने का तो है ही। चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई सुझाव हो आप लोगों के पास मेरे लिए तो जरूर दें, मोस्ट वेलकम। लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत को और एक पंख मिल सके, ऊंचाइयों को मैं और ऊंचाई को छू सकूं।